वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं। अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, वो शख्स जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज ना हो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 5, गिवन दैट a इक्वल टू 1 3 5, b इक्वल टू 2 4, c इक्वल टू 6 7। हमने इसमें इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा b यूनियन c। इसमें देखेंगे हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। b यूनियन c ये आ जाएगा 2 4, फिर यूनियन करें c ये आ जाएगा 6 और 7। तो यूनियन हम यूँ निकालते हैं कि सारी वैल्यू लिखते हैं छोटे से बड़े की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 6 और 7, ये हमने निकाल लिया। अब हमने इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले आपने ए वाली वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू आपके पास है 1 3 5 और बी यूनियन सी का जो आंसर आपके पास है वो है 2 4 6 और 7। तो अब इस तरीक़ाकार से हम इन प्रोडक्ट्स को लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने ये याद रखना है ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो पहले आपने ए का आंसर लिखना है फिर बी यूनियन सी। तो ए का आंसर आपके पास है 1 है, तो ये आ जाएगा 1 कामा 2, ये आ जाएगा 3 कामा 2, ये आ जाएगा 5 कामा 2, फिर आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 4, फिर ये आ जाएगा 3 के साथ 4, फिर ये आ जाएगा 5 के साथ 4, फिर आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 6, 3 के साथ 6, 5 के साथ 6 और फिर दोबारा 1 के साथ 7, 3 के साथ 7 और फिर ये आ जाएगा 5 के साथ 7। तो ये हमने जो इसका पहला पार्ट करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको टेबल फॉर्म में करना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैंने इसको टेबल फॉर्म में सॉल्व किया है। तो पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले अगर मैं इस पूरे पार्ट को यहाँ लिख देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले फिर आपने ये करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब इसमें ये होगा कि ए की एंट्री पहले लिखेंगे, तो ए आपके पास आ जाएगा 1 3 5 और अगर आप बी लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और 4। तो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 2, फिर ये आ जाएगा 3 के साथ 2, फिर ये आ जाएगा 5 के साथ 2, फिर दोबारा से आ जाएगा 1 के साथ 4, 3 के साथ 2 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 के साथ 4। अभी आप ये समझ लें कि अभी हमने इसमें सिर्फ क्या निकाला है, ए क्रॉस बी। यहीं से आगे जाएंगे और अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो अब आपने ये निकालना है ए क्रॉस सी। ए की एंट्री आपके पास देखें क्या है, 1 3 5 और सी की एंट्री है 6 और 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 6, फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 के साथ 6, फिर ये आ जाएगा 5 के साथ 6, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 7, फिर ये आ जाएगा 3 के साथ 7 और ये आ जाएगा 5 के साथ 7। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 और इस ग्राफ को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आखिर पे हमने करना क्या है कि इन दोनों आंसर्स का हमने क्या निकालना है, यूनियन, यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब हमने इन सारों का यूनियन लिखना है। सिंपल इसका यूनियन इसके साथ करना है तो हम पहले 1 वाले पेयर उठाते हैं। देखिए यहाँ से उठाऊँ 1 2 1 4 1 6 और 1 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 2,
1 के साथ 4, 1 के साथ 6 और फिर 1 के साथ 7। अब 3 के पेयर उठाते हैं, 3 के साथ 2, यहाँ पे भी 3 के साथ फिर 4 आएगा, 3 के साथ 4, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7। तो ये आ जाएगा 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 6 और ये आ जाएगा 3 के साथ 7। अब आप 5 वाले उठाएं, 5 के साथ 2, 4, 6 और 7, 5 के साथ 2, 5 के साथ 4, 5 के साथ 6 और 5 के साथ 7। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की जानिब। के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 का जो ऑलरेडी एक ये अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो ये देखें हम पहले ये सॉल्व कर चुके हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसका जो आंसर आपके पास है 1 2 1 4 1 6 और 1 8, 3 2 3 4 3 6 और 3 7, 5 2 5 4 5 6 और 5 8। फिर इसी के साथ अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी, ए क्रॉस बी वो हमने पहले सॉल्व किया है, फिर ए क्रॉस सी वो भी फाइंड कर लिया और उसका यूनियन भी फाइंड आउट कर लिया है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के साथ। एक एक पेयर मैच कर लेते हैं, 1 2 1 2 1 4 1 6 1 7, 1 4 1 6 1 7, 3 2 3 4 3 6 3 7, 3 2 3 4 3 6 और 3 7, 5 2 5 4 5 6 और 5 7 यहाँ पे आ जाएगा 5 7। तो ये पेयर भी इसके साथ मैच कर रहा है। बस हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6, D इज इक्वल टू ए ई आई, E इज इक्वल टू ए सी और F इज इक्वल टू बी सी। पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F, D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F और थर्ड में यही पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को हमने वेरीफाई करना है। तो मैं पार्ट नंबर 3 से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और जो इसकी राइट हैंड साइड होगी वो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो मैं जस्ट ये सॉल्व करता हूँ तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आए तो वो आपके पास है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E इंटरसेक्शन F निकालेंगे। अब E आपके पास है A कामा C और F आपके पास है B कामा C। तो इसमें C कॉमन आ गया, इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यू लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा C। अब हमने पूरी जो साइड निकालनी थी वो हमने निकालना था D क्रॉस E इंटरसेक्शन F। तो इधर आपने D का आंसर लिखना है। D का आंसर आपके पास है A E I और E इंटरसेक्शन F का आंसर आपके पास है C। तो इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा A के साथ C, E के साथ C और फिर ये आ जाएगा I के साथ C। तो ये आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्या ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। अब अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड को स्टार्ट करता हूँ तो राइट हैंड साइड आपके पास थी D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं D क्रॉस E। D क्रॉस E निकालते हैं तो पहले आपके पास D वाली वैल्यू आ जाएगी A E I और अगर आप E वाली वैल्यू देखेंगे तो वो आपके पास है A और C। इसका मतलब है अगर इस पेयरिंग को मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा A के साथ A, E के साथ A और I के साथ A। फिर ये आ जाएगा A के साथ C, फिर आपके पास आ जाएगा E के साथ C और फिर आपके पास आ जाएगा I के साथ C। ये भी हमने D क्रॉस E निकाला है। इसी तरीके से मैं निकालूंगा D क्रॉस F। D क्रॉस F निकालूंगा। अब D में आपके पास फिर वैल्यू है A E I
और एफ में आपके पास जो वैल्यू है वो है बी है और सी है। तो फिर अब हमने क्या करना है, ए के साथ बी, ई के साथ बी और आई के साथ बी, सिंपल। फिर ए के साथ सी, फिर आपके पास आ जाएगा ई के साथ सी, फिर आपके पास आ जाएगा आई के साथ सी। अब हमने क्या करना था, अब हमने आखिर में इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना था। मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ, आ जाएगा डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। अब मैं पूरी वैल्यू दोबारा नहीं लिख सकता, मेरे पास जगह कम है। अब आपने जो वैल्यू सेम देखनी है उनको देखें। तो अगर आपके पास इसमें देखें ए इसमें नहीं है, तो अगर आप वैल्यू मैच करने की कोशिश करें तो ये देखें, ये ए सी और ए सी ये दोनों में है, ये ई सी और ये ई सी ये भी दोनों में है, और फिर ये आपके पास ये आई सी और ये आई सी ये दोनों में है। अब ये वाली जो वैल्यू है एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए सी ई सी, फिर आ जाएगा आई सी। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूं तो ये देखें 1 और 2 को अगर आप वेरीफाई करने की कोशिश करें तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर है डी क्रॉस ई के इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ के। हमने लास्ट में इसी चीज़ को प्रूव करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 अप टू सो ऑन, लेकिन इसने कंडीशन ये लगाई है कि वो जो नंबर हैं वो 3 से छोटे हैं। तो इसका मतलब जो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी वो सिर्फ आ जाएगी 1 और 2, क्योंकि जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और अगर हम 3 से छोटे नंबर देखेंगे तो वो फिर आपके पास आ जाएगा 1 और 2। इसी तरीके कार से अगर आपके पास जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 अप टू सो ऑन, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन ये लगाई हुई है कि जो होल नंबर हैं वो 2 से छोटे हैं। तो इसका मतलब मैं अगर b की वैल्यू लिखने की कोशिश करूँगा वो आपके पास आ जाएगा 0 और 1, और c की वैल्यू इसमें हमें गिवन दी हुई है 0 2 और 4। अब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, हमने प्रूव ये करना है a क्रॉस b माइनस सी विच इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b माइनस सी। सबसे पहले हम करते हैं b माइनस सी। अब b की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास है 0 और 1 माइनस सी आपके पास है 0 2 और 4। इसका तरीकाकार जो होता है जो सेम वैल्यू हो उसको कैंसिल कर दो, और जो फिर पहले वाले में बच जाएगा हम वो लिखेंगे। b में आपके पास सिर्फ क्या बच गया है 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया है b माइनस सी का। अब हमने इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाना था a को, यानी कि a क्रॉस b माइनस सी। तो ये आपके पास अगर मैं टेबल फॉर्म बनाता हूँ वो ज़्यादा इजी है। अब a का आंसर आपके पास था 1 और 2, और b माइनस सी का आंसर आ गया 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 कामा 1 और 1 कामा 2। ये आपके पास हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब हम चलते हैं इसी की राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले आपने उसमें निकालना है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a क्रॉस b निकालेंगे। तो a की वैल्यू आपके पास है 1 और 2, और b की वैल्यू है आपके पास 0 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 कामा 0 2 कामा 0, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 कामा 1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 कामा 1। ये आपके पास वैल्यू आ गई है a क्रॉस b की। फिर साथ ही हमने निकालना था a क्रॉस c। अब a की वैल्यू आपके पास है 1 और 2, c की वैल्यू है 0 2 और 4।
तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ, ये आ जाएगा 1 कामा 0, 2 कामा 0, 1 कामा 2, 2 कामा 2। फिर दोबारा से ये आ जाएगा 1 के साथ 4 और ये आ जाएगा 2 के साथ 4। अब हमने इनमें एक दूसरे को माइनस करना है। में हमने ये करना था a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो इस वाले टेबल में और इस टेबल में जो वैल्यू है उसको हम माइनस करते हैं, यानी जो सेम है इसको कैंसिल करेंगे। जैसे ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास पहले a क्रॉस b आ रहा है, तो जो a क्रॉस b में आंसर बचेगा हमने वो लिखना है। 1 1 यहाँ नहीं आ रहा, फिर 2 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। तो ये देख सकते हैं 1 1 और ये आ रहा है 2 1। तो यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, देखें ये ऊपर पहले a की वैल्यू लिखनी थी, ये पहले a वाली वैल्यू लिखेंगे फिर b वाली वैल्यू लिखेंगे। यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपके पास आंसर मैच ना हो तो कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि a क्रॉस b माइनस c विच इज़ इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2, तो ये आ जाएगा a माइनस b क्रॉस c विच इज इक्वल टू a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b क्रॉस c। तो सबसे पहले हमने निकालना है a माइनस b, a में से b को माइनस करें, ये आ जाएगा 1 2 और b आपके पास क्या है, b की वैल्यू है आपके पास 0 और 1। तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी का जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2। अब हमने फाइंड क्या करना था, फर्दर इस a माइनस बी के साथ c का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट a माइनस बी क्रॉस c। अब a माइनस बी पहले आ रहा है तो पहले हम उसका आंसर लिखेंगे, फिर हम c का आंसर लिखेंगे। तो c का आंसर है 0 2 और 4। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 के साथ 0, 2 के साथ 2 और फिर आ जाएगा 2 के साथ 4। तो बस ये वाला जो आंसर आपके पास है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम चलते हैं इसी की राइट हैंड साइड की जानिब। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो सबसे पहले हमें एक तरफ निकालना पड़ेगा a क्रॉस c और फिर साथ ही हमें निकालना पड़ेगा b क्रॉस c। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a क्रॉस c। a क्रॉस c, पहले a आ रहा है तो a के आंसर 1 2 और फिर c अगर आप देखें तो c में आपके पास है 0 2 और 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 0, 2 के साथ 0, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 2, 2 के साथ 2, फिर ये आ जाएगा 1 के साथ 4 और ये आ जाएगा 2 के साथ 4। तो ये भी हमने निकाला है a क्रॉस c। इसी तरीके से हम निकालेंगे b क्रॉस c। अब b क्रॉस c हो इसका मतलब ये है कि आपके पास पहले b आ रहा है, b की वैल्यू है 0 और 1 और अगर आप c की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास है 0 2 और 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 के साथ 0, 1 के साथ 0, 0 के साथ 2, फिर ये आ जाएगा 1 के साथ 2, फिर ये आ जाएगा 0 के साथ 4 और फिर ये आ जाएगा 1 के साथ 4। तो ये आपके पास a क्रॉस c निकल आया है और ये आपके पास b क्रॉस c है। फिर आपने एक चीज़ ये याद रखनी है, जब हम इनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो a क्रॉस c पहले आ रहा है, इसमें से हमने b क्रॉस c को माइनस करना है। अब जो वैल्यू मैच हो रही है उसको कैंसिल करते हैं। अब आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 0 ये यहाँ पे, फिर 1 के साथ 2 ये यहाँ पे, फिर ये 1 के साथ 4 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बच जाएगा वो आ जाएगा 2 के साथ 0, 2 के साथ 2 और फिर ये आ जाएगा 2 के साथ 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का आंसर दें तो 1 और 2 आपस में मैच कर गई है। अब हम प्रूव करते हैं कि फ्रॉम 1 and 2
1 and 2, it is proved that A minus B cross C which is equal to A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8, तो इसमें अब ये याद रखें कि इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको और दे देता हूँ। अगर आपके पास किसी जगह लेस देन या ग्रेटर देन हो तो इसका मतलब है वो जो नंबर होता है वो आपके पास नॉट इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आपके पास लेस देन या इक्वल टू आ जाए और ग्रेटर टू इक्वल टू आए तो वो नंबर इंक्लूड होता है। अब जैसे आपके पास यहाँ ये कंडीशन है कि आपके पास जो x है वो लेस देन इक्वल टू 2 है और होल नंबर, जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है ये वाला जो 2 है अब यहाँ पे ये ऐड है, इसका मतलब जो x का आंसर बन जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0 1 और 2। ये जो मैं 2 लिख रहा हूँ ये इस इक्वल टू की वजह से लिख रहा हूँ कि जब इक्वल टू लग जाता है तो वो नंबर भी इसमें ऐड हो जाता है। फिर आपके पास आ जाएगा y, वो आपके पास आ गया -1 -2 और -3। वो कह रहा है एग्जिबिट x क्रॉस y एंड y क्रॉस x बाय एरो डायग्राम, और इसमें हमने एरो डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ x क्रॉस y, करते हैं अपना x क्रॉस y। अगर हम x क्रॉस y को सिंपली ड्रॉ करते हैं पहले, जिस तरह हम पहले करते थे, फिर हम इसकी फर्दर डायग्राम भी बनाते हैं। अब x पहले आ रहा है तो x में आपके पास आ जाएगा 0 1 और 2। फिर y आपके पास आ रहा है -1 -2 और -3। तो अगर मैं इसकी पेयरिंग लिखने की कोशिश करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 0 के साथ -1, 0 के साथ -2 और ये आ जाएगा 0 के साथ -3। ये आ जाएगा 1 के साथ -1, 1 के साथ -2 और ये आ जाएगा 1 के साथ -3। ये आ जाएगा 2 के साथ -1, 2 के साथ -2 और 2 के साथ -3। ये हम बना चुके हैं। अब मैं इसको आपको डायग्राम की शक्ल में भी बताता हूँ कि डायग्राम में हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले x आ रहा है, हम x वाली वैल्यू लिखेंगे, ये x है और ये आपके पास y है और हमने निकालना है x क्रॉस y। x की एंट्रीज लिखते हैं। x आपके पास था 0 1 और 2 और y आपके पास था -1 -2 और -3। अब मैं एक एक नंबर ड्रा करता हूँ, साथ साथ आपको टेबल में भी दिखाता हूँ। देखें 0 के साथ -1 ये हो गया, 0 के साथ -2 ये भी हो गया और फिर ये आ जाएगा 0 के साथ -3 ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट दोबारा से हम 1 के साथ इसकी पेयरिंग बनाएंगे, 1 के साथ -1, फिर 1 के साथ -2, फिर 1 के साथ -3 ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट दोबारा से आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 के साथ -1 ये भी हो गया, 2 के साथ -2 ये भी हो गया, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 के साथ -3 ये भी होगा। तो ये हमने इसको डायग्राम की एरो डायग्राम की मदद से भी रिप्रेजेंट कर दिया है। इसकी बल्कि एरो भी हेडिंग डाल दें। x क्रॉस y। इसी तरीके कार से अब हमने नेक्स्ट बनाना है y क्रॉस f। आते हैं y क्रॉस f, y क्रॉस f सॉरी x। तो अब पहले y वाली वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू आपके पास -1 -2 और ये आ जाएगा -3 और x की वैल्यू है आपके पास 0 1 और 2। तो सबसे पहले अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 के साथ 0, -1 के साथ 1, -1 के साथ 2। फिर ये आ जाएगा -2 के साथ 0, -2 के साथ 1 और फिर ये आ जाएगा -2 के साथ 2। फिर ये आ जाएगा -3 के साथ 0, -3 के साथ 1 और यहाँ पे आ जाएगा -3 के साथ 2। अब इसको भी हमने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था। अब तरतीब थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब हमने बनाना है y क्रॉस f। अब पहले y आ जाएगा, y फिर आ जाएगा x। तो हमने निकालना है y क्रॉस x। y की वैल्यू आपके पास है -1 -2 और -3। ये आपके पास है 0 1 और 2। तो अब 1 बाय 1 हम एक को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा
-1 के साथ 0, -1 के साथ 1, फिर -1 के साथ 2, ये तीनों हो गए। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -2 के साथ 0, -2 के साथ 1, फिर -2 के साथ 2। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -3 के साथ 0, -3 के साथ 1, फिर -3 के साथ 2। तो बस हमने इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना था y क्रॉस x को एरो डायग्राम की मदद से। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इंसान की हर दुआ कबूल होती है, मगर कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। बिल्कुल वही चीज़ अता कर दी जाती है जो उसने मांगी थी, कभी उससे बेहतर चीज़ अदा कर दी जाती है, कभी दुआ की बरकत से किसी मुसीबत को टाल दिया जाता है, या कभी दुआ को आखिरत का ज़हीरा बना दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अपने अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। अल्लाह ताला किसी को कभी भी नाउम्मीद नहीं करता, सिर्फ हमें वो चीज़ अता करता है जो हमारे लिए बेहतर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।